हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्वाति और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी या कोई भी बुक हो, आर डी शर्मा हो या आर एस अग्रवाल हो, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। ठीक है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में जब आगे आप देंगे तो आपको अच्छा महसूस हो सके, आपको चीज़ें समझ में आ सके। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है, तो उन्हीं को पढ़ेंगे। तो आपका जो चैप्टर 1 है क्लास 10th का, उसका नाम है रियल नंबर्स, जिसको हिंदी में हम वास्तविक संख्याएं भी कहते हैं। वास्तविक संख्याएं। यहाँ मैं कोशिश करूँगी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाने की, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ पाए। तो सबसे पहले, क्योंकि चैप्टर का नेम है रियल नंबर्स, तो हमें रियल नंबर पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे या क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकती हैं, या कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमें इस वाले चैप्टर में कवर करने हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम का छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिससे आपने वैसे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, लेकिन इसके थ्रू आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। सेकेंड नंबर पर जो आप पढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक। आपको क्या पढ़ना है? फंडामेंटल थ्योरम पढ़नी है अर्थमेटिक की। थर्ड नंबर पर आप क्या पढ़ेंगे? HCF LCM क्या होते हैं और उन दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या होता है, या दोनों के बीच जो भी रिलेशनशिप है उसको प्रूफ करना, या उससे रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम है, फोर्थ नंबर पर आप वो पढ़ेंगे। जो भी वर्ड प्रॉब्लम इस चैप्टर में आएंगी आगे। फिर आप बात करें तो फिफ्थ नंबर पे आपको यहाँ पर आएगा प्रूव इरेशनैलिटी, मतलब आपको प्रूव करना होगा इरेशनैलिटी, जैसे कि √2 इज ए इरेशनल नंबर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे। और अगर बात करें इस चैप्टर की कि बोर्ड एग्जाम में वेटेज कितना रहेगा, तो आप मानकर चलिए इस जो चैप्टर है आपका कम से कम 5 से 6 मार्क्स आपका ये बोर्ड में वेटेज रहेगा ही रहेगा। यानी बात करें टॉपिक नंबर जो 5 होगा, प्रूव ऑफ इरेशनैलिटी, इसमें से मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। ये मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, और बाकी ये 1 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है आपको HCF LCM में, उनके रिलेशन में से। तो चीज़ों को अच्छे से समझना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। क्योंकि नंबर सिस्टम पर हम चल रहे हैं, तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। अब बात करें तो रियल नंबर्स की बात यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ। जो रियल नंबर होते हैं वो यूनियन होती है किसकी? रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स की। यानी कि जो आपके रियल नंबर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के नंबर से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें बोलते हैं रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। अब यहाँ पर बात करें, रेशनल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। और इरेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। देखिए, रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? तो वो नंबर्स जिनको हम सिंपल फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, यानी जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट Q नॉट इक्वल टू 0। आपका जो Q है, नीचे वाली जो आपका डिनोमिनेटर है, वो 0 नहीं होना चाहिए, और PQ आपके क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, सेम एज हम यहाँ पर बात करें इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, तो सीधी सी बात है, जो नंबर्स P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, या जिन नंबर्स को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो P/Q की फॉर्म में, उन नंबर्स को इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। बात इसी के अंदर करें रेशनल नंबर्स की, तो रेशनल नंबर्स के अंदर हम नंबर सिस्टम में देखें तो कौन कौन से सब नंबर्स आते हैं। सबसे पहला, रियल नंबर को हम R से डिनोट करते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रेशनल नंबर से आगे आए तो क्या आता है आपका? नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? काउंटिंग नंबर्स को ही हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, और हिंदी में इसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अच्छा, काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर्स होते हैं आपके 1 2 3 4 डैश डैश डैश, मतलब आगे तक जितने भी नंबर्स हैं 1 से लेके आगे तक के
सारे ही नंबर्स आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक, उसके बाद जब हम चलते हैं तो उसके बाद आते हैं आपके होल नंबर। होल नंबर्स जिन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। यदि हम देखिए नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, और होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। हम बात करें कि पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर्स क्या होते हैं, जब हम काउंटिंग नंबर्स में इंक्लूड कर देते हैं जीरो को, यानी 0 1 2 3 डैश डैश डैश, तो ये आगे तक के जितने भी नंबर्स होते हैं वो आपके होल नंबर्स होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो जब हम होल नंबर्स को देखिए, जब हम होल नंबर्स को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में लिख सके तो वो आपकी क्या कहलाती हैं, इंटीजर्स। जैसे बात करें 0 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ होती है नंबर्स लाइन पे, देखिए बीच में आता है 0, राइट हैंड साइड पे जितने भी होते हैं वो सारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो सारे होते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो अभी हमने क्या बोला कि रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ये तो आपको समझ में आ गया कि जो रियल नंबर होते हैं उसमें रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। फिर दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन, और इन नंबर्स को हम किस पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, नंबर लाइन। और इसी नंबर लाइन पे बात करें तो हम इरेशनल नंबर जो होते हैं वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, और अगर हम इनके डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो वो क्या होता है, वो आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जो अपरिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या है, तो नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग वो है कि जिसका दशमलव प्रसार रुकता नहीं है, बढ़ता रहता है आगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं 3.1415, जैसे कि पाई की वैल्यू है, ये पाई आपका एक इरेशनल नंबर है और 3.145 आगे आगे डैश डैश जो भी इसका होता जाता है, मतलब रुकता नहीं है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन साथ के साथ क्या भी होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग। कोई भी डिजिट पॉइंट के बाद जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, मतलब डिफरेंट होनी चाहिए, जैसे 1514 ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इसमें इसके डेसिमल एक्सप्रेशन की, किसकी, रेशनल नंबर की, तो वो आपका टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे कि हम बोल सकते हैं 1.25, ये टर्मिनेटिंग है, ये आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, वो क्या हो सकता है, रिपीटिंग भी हो सकता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। जैसे कि रिपीटिंग में कैसे बोलेंगे, रिपीटिंग में आप लिख सकते हैं जैसे 3.6666, यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो 3.6 बार हम इसको लिख सकते हैं। ये भी आपका रेशनल नंबर है, ये भी आपका रेशनल नंबर है, बट वो आपके इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर की बात करें तो आपका √2 भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि आप इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, यहाँ पे तो 2 है आपका, अब इसके नीचे 1 मान लिया, ये आपका इंटीजर हो गया। ठीक है, या होल नंबर तो ये तो लिख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद आगे सुनिए, आप इसके और एग्जाम्पल ले सकते हैं √3, √5। लेकिन जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, हम बात करें √4, तो क्या एक इरेशनल नंबर है, देखिए इसके फैक्टर करेंगे 2 × 2, तो इसका क्या आएगा 2, यानी ये जो √4 है 2, यानी जो 4 है आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2। तो ये क्या है आपका ये आपका रेशनल नंबर है। इसलिए जो परफेक्ट स्क्वायर है √4, √16, √9, रूट और क्या हो सकता है आपका, कुछ तो बताइए, √25, ये सब आपके क्या है, ये आपके सब रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर्स नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया, क्या चीज़ें समझ में आई, एक बार फिर से देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए। हमने पहले रियल नंबर्स को पढ़ा कि रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, दोनों की यूनियन होती है, मतलब दोनों से मिलाकर आपके रियल नंबर्स बनते हैं, और इन नंबर्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस पर, नंबर लाइन पर। ठीक है, दीज नंबर कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव।
ये जो आपके नंबर हैं आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। फिर इसमें हमने आपको बता दिया है कि नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, तो काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। हाँ, उससे पहले रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट q नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन आपका जो q है यानी आपका डिनोमिनेटर है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, यानी काउंटिंग नंबर्स में यदि हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो आपकी क्या बन जाती है, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। उसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं इंटीजर्स, सॉरी होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, आपने नेचुरल नंबर्स में जीरो को इंक्लूड कर दिया, वो आपके होल नंबर्स मिल गए। इंटीजर्स, इंटीजर्स आपके होल नंबर्स को पॉजिटिवली और नेगेटिवली जब हम इकट्ठा लिखते हैं तो उनको बोल देते हैं इंटीजर्स। यस, जीरो यहाँ पर आपका ना पॉजिटिव इंटीजर होता है ना नेगेटिव इंटीजर होता है, ये बात आपको याद रखने वाली है। इसके बाद दो चार छोटी छोटी चीजें और हम नंबर सिस्टम में पढ़े, बात करते हैं हम किसके बारे में, प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स, वो नंबर्स जिसके केवल और केवल टू फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं, केवल और केवल टू फैक्टर्स। एक तो वन एंड नंबर इटसेल्फ, यानी वो एक नंबर खुद और वन, ठीक है। जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल लें, जैसे कि टू है तो टू के फैक्टर क्या होगा, एक तो वन होगा क्योंकि वन टू ज़ा टू, एक आपका टू होगा तो टू आपका क्या है, प्राइम नंबर। और जैसे कि हम यहाँ पर बात करें दूसरे नंबर पे थ्री, वन इंटू थ्री, ठीक है, फाइव, वन इंटू फाइव, ये आपके क्या है, सारे प्राइम नंबर। इससे नेक्स्ट जो आता है आपका टॉपिक वो आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन टू फैक्टर्स। अच्छा, मोर देन टू फैक्टर्स में एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है कोई एग्जांपल, फोर ले लेते हैं, ठीक है। तो फोर आपका वन से भी डिवाइड होता है, तो इसका फैक्टर वन भी है, इसका फैक्टर टू भी और इसका फैक्टर फोर भी है, यानी दो से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो फोर आपका कंपोजिट नंबर है। यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं, सिक्स, जैसे कि वन से भी हो सकता है, टू से भी डिवाइड हो सकता है, थ्री से भी और सिक्स से भी। तो जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। जिसके वन और वो खुद नंबर उसका फैक्टर होता है तो केवल उसे क्या बोल सकते हैं, प्राइम नंबर। मुझे उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, चलिए। चलिए, तो अब हमें क्या पढ़ना था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, वो ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम इन वन एंड ओनली वन वे। मतलब कि कोई भी कंपोजिट नंबर अभी आपको बताया था, वो नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो, ठीक है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, मतलब उसके जो हम फैक्टर करेंगे तो उसके प्रोडक्ट्स के रूप में हम लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स के, ठीक है। जैसे कि हम मान लेते हैं दो, हम यहाँ पे फैक्टर आपको एग्जांपल लेके दिखाते हैं। एक नंबर लेते हैं 66 और दूसरा नंबर आपका लेते हैं हम, क्या नंबर ले सकते हैं, 420, ठीक है। अब देखिए दोनों के फैक्टर्स करके देखिए। प्राइम फैक्टर्स तो सबको आते होंगे करना, अपने 6, 7, 8 क्लास से करते हुए आ रहे होंगे। चलिए करिए। जैसे 66 है तो आप उसको कोशिश करते हैं कि सबसे पहले किसी छोटे प्राइम नंबर से कट करें। देखो वन से तो सभी नंबर्स कट होते हैं, तो वन के बाद आता है टू, टू से कट करेंगे कितनी बार जाएगा, 33। फिर इसको थ्री से कट करेंगे कितनी बार जाएगा, 11, और 11 से वन। तो अब हम बात करें कि आपके क्या फैक्टर्स होंगे, तो आपके फैक्टर्स होंगे 2, 3, 2 इंटू 3 इंटू 11, ओके। उसके बाद आपको फैक्टर करने 420 के। चलिए करिए 420। 2 से कट करेंगे 210, 2 से कट करेंगे 105। ऑब्वियसली 2 1 जा 2, 1 जाएगा नहीं, छोटा इसलिए 0 लगाया। फिर 10, 2 5 जा 10, फिर 2 से जाएगा कितनी बार, हाँ नहीं जाएगा सॉरी, क्योंकि पीछे 5 आ रहा है। 2 से वो नंबर्स कट होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होती है वो 0, 2, 4, 6, 8 हो, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर 5 है तो 2 से नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं 3 से जाएगा। यस, जिस भी नंबर की डिजिट का सम 3 के टेबल में आता है वो 3 से डिवाइड हो जाते हैं। आप यहाँ पे प्लस करेंगे 1 + 0 1 + 5 6, यानी 6 जो है वो 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से डिविजिबल है। चलिए 3 से करेंगे तो 3 3 जा
9 बचा 1, 3 5 जा, ठीक है। अब ये 2 से नहीं जाएगा 35 क्योंकि पीछे 5 है, 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 और 5 तो ऐड होते हैं, तो उसके बाद किससे जाएगा ये 5 से, कितनी बार 7, और 7 एक प्राइम फैक्टर है वो खुद से जाएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले सीखने की जरूरत है कि इनके एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। बात कर रहे हैं यहाँ पे एलसीएम की, तो एलसीएम को निकालने के लिए क्या करते हैं कि जितनी भी दोनों में आप देखिए कि जिसकी पावर ज्यादा से 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की यहाँ पे दो 2 है यानी 2 की पावर 2, तो आप क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 अकेला है, यहाँ पर भी 3 अकेला, उसको नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पर 11 5 7 सॉरी 3 अकेला है तो दोनों में से एक 3 लिखेंगे, देन 5 देन 7। चलिए ठीक है, इसको आप करके देखिए, एलसीएम जो आपका होगा वो क्या आना चाहिए, एलसीएम बताइए क्या आएगा। एलसीएम 2 की पावर 2 3 5 7, यानी जो अगर हाईएस्ट पावर है दोनों में, जैसे कि आप इसमें मान लीजिए इसमें 2 आपके 2 है तो हमने 2 की पावर 2 ले लिया, बाकी जो सिंगल सिंगल बचते हैं दोनों में से लेते हैं, जैसे यहाँ 3 था दोनों में तो एक 3 ले लिया, फिर यहाँ पे 11 सिंगल है तो 11 ले लिया, 7 सिंगल है 7 ले लिया, 5 सिंगल है 5 ले लिया। इसको लेने के बाद आप इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, क्या होगा एलसीएम, चलिए करके बताइए क्या होगा, जल्दी से फटाफट से बताइए एलसीएम। देखिए फटाफट से, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 12 5 जा 12 5 जा, नहीं पता आपको, चलिए करते हैं, देखिए इजी वे में करेंगे। सबसे ज़्यादा इजी वे हम कैसे कर सकते हैं वो ध्यान से आप देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर क्या करेंगे इजीली, इसकी पहले इसमें कर लेते हैं 5 4 जा 20 20 3 जा 23 जा 60 60 7 जा 420 और आपको इसमें 11 की मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 11 2 जा 22 का 2 कैरी लगे आपके 2, 11 4 जा 44 और 2 46, यानी आपका एलसीएम यहाँ पर क्या आ जाता है 4620। उम्मीद है आपको एलसीएम निकालना आया होगा। एलसीएम में हम फिर से आप एक बार देख लीजिए क्या करते हैं कि देखिए जैसे इसमें 2 और 2 कॉमन है तो हम यहाँ पर 2 ले लेंगे, ठीक है, आप समझ रहे हैं, एक 2 तो इसका आ गया, फिर एक सिंगल 2 बच रहा है तो उसको भी लेंगे 2 की पावर 2, फिर आपका 3 दोनों जगह तो दोनों में से एक लेंगे 3, फिर आपका 5 और 7 सिंगल है तो 5 7 और 11 सिंगल है उसको लिख लिया, तो आपका जो एलसीएम आया वो आया 4620, ठीक है। उसके बाद एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, केवल जो कॉमन है उन दोनों में से किसी एक को लेते हैं, ठीक है, 2 और 3, तो यहाँ पे केवल कॉमन क्या है आपका 2 इंटू 3, यानी आपका एचसीएफ कितना आ गया 6। तो पहले ही आपका एलसीएम और एचसीएफ निकालना हमने सीख लिया, उसके बाद अब इन दोनों के बीच रिलेशन निकालनी है। तो रिलेशन कैसे निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, तो देखिए भैया जो भी आपका फर्स्ट नंबर होता है बच्चों, जैसे फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आपका फर्स्ट नंबर यहाँ पर 66 है, सेकेंड नंबर आपका 420 है, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है, हमने मान लिया हमको एचसीएफ फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है एचसीएफ। एलसीएम आपको दिया हुआ होगा, मतलब कोई भी 3 चीज़ें आपको दी होंगी और एक चीज़ आपसे पूछेगा, तब आपको इस फॉर्मूले के थ्रू निकालना है। यानी आप क्या कह सकते हैं, यदि 2 नंबर्स हैं तो उनका जो मल्टीपल्स होता है वो इक्वल होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के। जैसे कि हमने यहाँ पर 2 नंबर्स क्या लिए थे 66 और 420, तो जब आप 420 और 66 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होना चाहिए एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के, ओके। और इसी से क्वेश्चन ये बनते हैं कि आपको 3 चीज़ें दे रखी है, मान लीजिए एचसीएफ दे रखा है, दोनों नंबर दे रखे हैं तो एलसीएम पूछेगा, या फिर एलसीएम दे रखा है आपको
और दोनों नंबर दे रखे हैं तो HCF, या फिर वो ये भी कर सकता है कि एक नंबर दिया हो, LCM और HCF दे रखा हो और सेकंड नंबर पूछे। ये आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि वो क्या आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए हम यहाँ पर रिलेशन बता रहे हैं, तो रिलेशन ये होता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल होता है LCM इंटू HCF के। तो फर्स्ट नंबर हमने 66 माना, सेकेंड नंबर आपका 420 है, वो इक्वल है किसके 4620 इंटू HCF। तो आपका जो HCF होएगा क्या होगा भैया, इसके साथ किस में है, मल्टीप्लाई में। जब इक्वल के इधर ले जाते हैं तो चीज किस में हो जाता है, वो हो जाता है फिर डिवाइड में। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक। इसे कट कीजिए, किससे जाएगा, 42 जाएगा आपका 2 से 21 टाइम, और ये 2 3 और 1 टाइम, ठीक है। और कट हो सकता है, यस, ये 3 से जाएगा 7 टाइम, और ये 3 से कितनी बार जाएगा, 3 7 जा 21 बचे 2 3 7 जा 21। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये 7 1 जा 7 और 1 1 11 टाइम ये कट हो गया, 11 1 जा 11, 11 6 जा 6, यानी आपका HCF कितना आ गया 6, जो कि आपने ऑलरेडी ऊपर यहाँ पर कहाँ पे निकाला था, ये निकाला हुआ है। समझ में आ रहा है ना आपको कि इस रिलेशन के थ्रू हम ये चीजें निकाल सकते हैं। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, ठीक है। अब इसको और आपको करके समझना है चीज़ों को कि ये किस तरीके से होगा, और इसके बाद ये आपका पूरे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन फिनिश हो जाएगा। ये समझाने के बाद मैं कोशिश करूँगी कि जो इसकी एक्सरसाइज है वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में डालकर अच्छे से पढ़ा सकूँ, समझा सकूँ, ताकि आप अपनी बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। चलिए अब आगे सीखते हैं प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। कैसे हम प्रूफ करते हैं कि कोई भी नंबर से रूट, ये मोस्टली आता ही आता है, 100% इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि प्रूफ करिए इरेशनल नंबर, जो √2 है एक इरेशनल नंबर है, या √3 इरेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है। इस तरीके से कोई भी एक क्वेश्चन आपको इसमें से आ सकता है। बाकी 2 या 1 मार्क्स में से इस तरीके से आता है, जो कि डिपेंड करता है LCM एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम, यानी उनकी रिलेशनशिप और LCM HCF फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। इसके बाद हम चलते हैं जो आपका नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। ओके, चलिए। देखिए तो आपको इस वाले टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आपको ये आ सकता है प्रूफ √2 is an irrational। अब आपको प्रूफ करना है कि जो √2 है एक इरेशनल नंबर है। तो आप इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, पहले आप ये देखिए √2, अगर हम इसको प्रूफ करें, क्या प्रूफ करें कि ये रेशनल नंबर है। मान लें अगर ये रेशनल नंबर है, और ये प्रूव नहीं हो पाता ये बात, अगर हम मान लेते हैं कि ये भाई सीधी सी बात है, अगर √2 रेशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब इरेशनल है, ठीक है। और आपको इरेशनल प्रूफ करना है, तो इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले कंट्रोडिक्शन मानते हैं। वो क्या मानते हैं कि √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है, यानी हम मानते हैं कि हम √2 को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या मानते हैं कि √2 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे करेंगे आप ध्यान से सुनिए। हम मानते हैं लेट अस assume √2 is रेशनल नंबर। भाई देखिए, क्योंकि √2 आपका रेशनल नंबर हमने मान लिया, यानी हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में शो कर सकते हैं। यानी हम क्या मान सकते हैं कि √2 बराबर A/B, यानी P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं कि A/B जो है आपका वो को प्राइम है, दोनों नंबर्स आपका A और B है ना। आप क्या लिखेंगे, A,B आर को प्राइम, ठीक है। हमने क्या माना कि दोनों को प्राइम है। अच्छा, को प्राइम कौन सा नंबर्स होते हैं, तो को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका केवल और केवल एक फैक्टर होता है, वो होता है 1। उसके सिवा दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर
नहीं होना चाहिए। तो वो नंबर्स जिनके पास केवल और केवल वन कॉमन फैक्टर होता है जो कि 1 होता है, वो आपके को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो हमने क्या माना, फिर से समझ लीजिए। इरेशनल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने एज्यूम किया कि जो √2 है वो एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको हम एक सिंपल फ्रैक्शन यानी P/Q की फॉर्म में या A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने मान लिया A और B जो है आपके को प्राइम है। इसका मतलब कि A और B का केवल और केवल 1 ही कॉमन फैक्टर होगा, इसके सिवा कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब आगे करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी हम दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखिए जब आप स्क्वायर करेंगे √2 का, ठीक है, और A² / B², ठीक, आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो आप ये देखेंगे जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये आप स्क्वायर से कट गया, यहाँ पे B² किस में है, डिवाइड में, इधर आके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 2B² = A²। अब आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि यदि हम B² इस 2 को इधर ले जाए तो 2 इसको डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या दिख रहा है हमें कि A का एक फैक्टर क्या है, 2, भाई डिवाइड कर रहा है, दैट्स मीन्स फैक्टर है, ठीक है। यदि हम 2 को इधर ले जाएं तो A²/2 आएगा। इसका मतलब कि क्या है, 2 इसका एक फैक्टर है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि A² इज डिविजिबल बाय 2। भाई देखिए जब A² डिविजिबल हो सकता है 2 से, तो सिंपल सी बात है A भी किससे डिविजिबल हो सकता है, ऑल्सो A इज डिविजिबल बाय 2। भाई जब A² डिविजिबल हो सकता है तो आपका A भी हो सकता है, यस और नो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि A की जगह हम मान लेते हैं 2C, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या मान लिया, A = 2C, और C यहाँ पर क्या मान लेते हैं हम, यहाँ C इज एन इंटीजर। आपका जो यहाँ पर C है वो इंटीजर है, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट करेंगे हम, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। इक्वेशन 1 में पुट A = 2C इन इक्वेशन 1 पुट कर दीजिए। तो 2B² = A² मतलब 2C का स्क्वायर, ठीक है। तो 2C का स्क्वायर भैया क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2B² = 4C², ठीक है। इस 2 से ये कट होकर 2 आ गया, यानी B² बराबर आपका क्या आ गया, 2C²। अब फिर से ध्यान देने वाली बात क्या है, कि जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, C² बराबर यदि ये लिखते हैं तो क्या होता है कि B² इज डिविजिबल बाय 2। जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर का जो फैक्टर एक 2 आ रहा था उससे डिविजिबल हो रहा था, सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, B² इज डिविजिबल बाय 2। देखिए जब B² डिविजिबल हो सकता है 2 से, तो सिंपल सी बात है B ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। आपका B भी क्या हो सकता है, B भी जो है आपका डिविजिबल हो सकता है किससे, 2 से, ठीक है। B भी जो है आपका डिविजिबल हो सकता है 2 से। अभी आपने क्या माना था कि A और B हमने यहाँ पर C² बराबर आ गया B²/2। इसका मतलब कि क्या है, B² डिविजिबल हो सकता है 2 से। जब B² डिविजिबल हो सकता है 2 से तो B भी हो सकता है। लेकिन स्टार्टिंग में हमने क्या माना था कि A और B आर को प्राइम्स, दोनों को प्राइम्स है, मतलब दोनों का केवल एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, उसके सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए 1। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 1 के बाद 2B क्या आ गया, 2B इसका एक कॉमन फैक्टर आ गया, क्योंकि जब इसके एक से ज्यादा फैक्टर हो गए तो ये को प्राइम तो रहे नहीं। जब ये को प्राइम नहीं रहे तो सीधी सी सिंपल सी बात क्या आ जाएगी, तो आप फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A and B हैविंग कॉमन फैक्टर 2, यानी आप क्या लिख सकते हैं, A and B हैविंग कॉमन फैक्टर 1 and 2, यानी 1 भी है और 2 भी है। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन। तो यहाँ पर क्या विरोधाभास उठता है, ठीक है, अराइजन बिकॉज ऑफ आवर
रॉन्ग अजप्शन, मतलब जो शुरुआत में हमने गलत बात मान ली थी कि √2 है वो रेशनल नंबर है, उसको हमने प्रूव करने की कोशिश करी, बट वो रेशनल नंबर तो हुआ ही नहीं प्रूव। जब वो रेशनल नंबर प्रूव नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, आपका √2 आपका एक इरेशनल नंबर है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 1 and 2, यानी मोर देन 1 से ज़्यादा है, 1 के सिवा भी उन दोनों का एक फैक्टर बन रहा है 2, जो कि कंपोजिट नंबर नहीं होंगे फिर ए और बी। जब वो कंपोजिट नंबर नहीं होंगे तो सीधी सी बात है, आपका क्या कहेंगे कि कॉन्ट्राडिक्शन राइजन हो रहा है बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजप्शन, क्योंकि हमने शुरुआत में गलत मान लिया था। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या लिखा देंगे, सो √2 इज इरेशनल नंबर। और इसी पर बेस्ड आपके आगे क्वेश्चन आएंगे, आप इसकी तरह कुछ भी आ सकता है, प्रूव √3 इज इरेशनल नंबर, या √5 इज इरेशनल नंबर, √7 कुछ भी आ सकता है। तो वो आपको इसी तरीके से प्रूव करना होगा, पहले आपको उसको रेशनल नंबर मानना होगा, फिर प्रूव आगे ऐसा करना होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं कोशिश करूँगी आगे आपको और अच्छे से अच्छी वीडियो एक सिंपल लैंग्वेज में और मतलब साधारण तरीके से आपको पढ़ा सकूँ। चलिए आगे पढ़ने के लिए प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, साथ ही साथ अपने सारे क्लासमेट्स को शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।